शिक्षक साथी अथवा मेरे एलडीसी बंधु, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, उनका है जो इस जुलाई मंथ में और जून मंथ में काफ़ी लोगों का है जो फिक्सेशन होगा, उनकी 2 साल है जो कंप्लीट होगी। तो जो 2 साल कंप्लीट हो गए उनके, तो उनके लिए ये वीडियो है जो वीडियो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए स्पेशली मैंने बनाया है। अर्थात जिनका भी प्रोबेशन है जो कंप्लीट होने वाला है, अथवा जो प्रोबेशन में अवकाश व अन्य नियमों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वह वीडियो अंत तक देखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मैं यहाँ पे एक एक बिंदु पर है जो यहाँ पे चर्चा करूँगा, प्रत्येक बिंदु को बारीकी से मैं यहाँ पे लूँगा और जितने भी अवकाश संबंधित जो नियम है उनके बारे में यहाँ पे बात करूँगा, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिल सके। दोस्तों मैं लेके आता हूँ आपके लिए सबसे पहले अपडेट। तो आज के इस बिंदु की ओर बढ़ने से पहले मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन की तरफ। तो उसमें है जो आज की हेडिंग है हमारी, वो है दोस्तों प्रोबेशन में अवकाश व अन्य समस्त नियम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझने वाली बात वो यह है कि जो राजस्थान सेवा नियम है उसमें प्रोबेशन के बारे में क्या प्रावधान है, प्रोबेशन की क्या डेफिनेशन है उन्होंने दी है। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको, जैसा कि उसमें उन्होंने नियम 7 जो 30 है उसमें प्रवीक्षाधीन के बारे में उन्होंने बताया कि प्रवीक्षाधीन से तात्पर्य उस कर्मचारी से है जो किसी सेवा अथवा संवर्ग में स्थायी रूप से एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे फिर बाद में प्रोबेशनर के बारे में बता देता हूँ मैं। नियम 730 क में प्रोबेशनर शब्द का है जो उल्लेख किया है उन्होंने, और उसकी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि प्रशिक्षणार्थी से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सेवा के संवर्ग में किसी स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती के जरिए नियुक्त किया गया तथा जो 2 वर्ष की अवधि को या बढ़ाई गई अवधि के लिए स्थिर पारिश्रमिक पर प्रशिक्षणार्थ रखा गया है। ये तो हमारी होगी डेफिनेशन की बात, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करता है तो उसके बारे में उसका बेस है जो उसकी डेफिनेशन है हमें मालूम होनी चाहिए, कौन से नियम में है जो उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो ये मैंने बता दी यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में। अब जो हमारी जो बात स्टार्ट होती है, जो आज का बिंदु है मुख्य, उसकी जो मुख्य बातें जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है दोस्तों अब। परीक्षाधीन एवं शिक्षार्थियों का अवकाश है जो कितने मिलेंगे और उसका कौन से नियम में प्रावधान है, इसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। और जो मैंने थंबनेल में यहाँ पे बताई है कि कौन कौन से नियम है, कितने अवकाश ले सकते हैं, उनके बारे में, सभी अवकाशों के बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा करूँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा, इसलिए मैंने पूरी चीज़ें हैं तैयार की है आपके लिए। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नियम 122 में उल्लेख है, एक परीक्षाधीन को उस पर प्रभावी नियमों के अनुसार देय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अर्थात जो प्रोबेशन में अधीन जो कार्मिक है उसके लिए जो नियमों में जो प्रावधान है उसके अनुसार जो अवकाश है वो स्वीकृत किया जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो उनके नियमों में जो परीक्षाधीन अधीन जो कार्मिक है उनके लिए नियमों में केवल और केवल आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है, जो आकस्मिक अवकाश उनको मिलता है और 1 साल में 15 मिलती हैं। यदि वह परीक्षाधीन होने के अतिरिक्त अन्यथा रूप से अपने स्थायी पद को धारण करता है, यदि किसी कारण से परीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव हो तो उसके किसी भी प्रकार का स्वीकृत अवकाश उस स्थिति से आगे नहीं बढ़ा दिया जाना चाहिए जिस तक उसके पूर्व में स्वीकृत अथवा बढ़ाए गए अवकाश परीक्षा काल तक का समय समाप्त होता है। ये हो गया अवकाश के बारे में बात। अब जो मेन बात होती है हमारी, अब वो आगे आएगी दोस्तों। अब यहाँ पे है एक जो कर्मचारी जो प्रोबेशन में जो कौन कौन से अवकाश है उनको दे होंगे, वो है यहाँ पे बात। नियम 122 क में प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी परीक्षा की अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं करेगा, अर्थात जो कोई भी उसको अवकाश है जो अर्न नहीं करेगा, वो अर्न का मतलब हो गया जैसे पीएल, जो एचपीएल वो है उनको नहीं मिलेगी, अर्थात वो उनके खाते में जुड़ेगी नहीं, वो अर्जित नहीं करेंगे। जैसे जैसे टाइम पीरियड होता है, जैसे जो स्थायी कर्मचारी होता है, जो नियमित कर्मचारी होता है, उसके 1 साल में वो, जैसे शिक्षा विभाग के कर्मचारी है मंत्रालय कर्मचारी को छोड़कर, तो वो 1 साल में 15 है जो पीएल अर्थात उपार्जित अवकाश है वो अर्जित करते हैं, और जबकि जो और मंत्रालय कर्मचारी है वो 30 पीएल है उपार्जित करते हैं। तो मैंने उपार्जित अवकाश संबंधी जो भी सारे नियम है उसका एक अलग से वीडियो डाल रखा है जो आप आई बटन पे देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करता हूँ महिला कर्मचारी, जो महिला प्रोबेशनर जो कर्मचारी है उनको नियम 103 और 104 के अनुसार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। जी दोस्तों, ये जो अवकाश है ये आपके प्रोबेशन काल में भी मिलेंगे, अर्थात अगर कोई प्रोबेशन में कोई कार्मिक है उसको एक नियम 103 और 104 के अनुसार प्रसूति अवकाश है जो स्वीकृत किए जाएंगे। अर्थात आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त जो अवकाश है उनकी बात होगी, तो इन अवकाशों के स्वीकृत किए जाने के बाद में उनका प्रोबेशन है वो नहीं बढ़ेगा,
अर्थात आपके दिमाग में ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई प्रोबेशन है 6 महीने की, अगर 180 दिन की इनके अगर अवकाश है, जो प्रसूति अवकाश इनके हो गया सैंक्शन, तो अब इनका जो प्रोबेशन है वो बढ़ेगा, वो इनका नहीं बढ़ेगा। पुरुष प्रोबेशनर के लिए प्रशिक्षणार्थी को पितृत्व अवकाश नियम 103(1) के अनुसार स्वीकृत किए जाएंगे। अगर पुरुष प्रोबेशनर है और उनको पितृत्व अवकाश है जो 103 नियम 1 के अनुसार है स्वीकृत किया जाता है, तो उसका भी प्रोबेशन है आगे नहीं बढ़ेगा। और इन दोनों अवकाशों के लिए मैंने अलग अलग से वीडियो बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके RSR रूल्स वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, अगर इनको विस्तृत में आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए हो तो। अब यहाँ पे 2-3 है जो आदेश हैं जो विभाग द्वारा समय समय पर जारी हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर बता दूँ। आदेश संख्या F15 नियम वित्त विभाग नियम 2017 दिनांक 31/10/2017 एवं संशोधन सम संख्या दिनांक 6/9/2018 की टिप्पणी संख्या 8 के अनुसार परीक्षाधीन कार्मिक को अपने संपूर्ण परीक्षाधीन अवधि में 3 माह का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। अर्थात 2 साल का जो समय पीरियड है उसमें 3 महीने का असाधारण अवकाश है जो प्रोबेशन के अधीन जो कार्मिक है उसको स्वीकृत किया जा सकेगा। अब 3 माह तक का अवकाश है वो कौन स्वीकृत करेगा और 3 माह से कम तक का है वो कौन स्वीकृत करेगा, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। 3 माह से अधिक और 1 वर्ष से अनधिक, अर्थात 3 माह से यानी 3 माह से अधिक और 1 वर्ष से अनधिक प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन पर नियोक्ता प्राधिकारी स्वीकृत कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं, अगर 3 महीने से और ज़्यादा और 1 साल से कम हो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदन होगा। उसके बाद में जो उनका नियुक्ता अधिकारी है वो अवकाश को स्वीकृत करेगा। और यहाँ पे आगे एक और है, यहाँ पे ज्ञापन दिनांक 8/8/2019 अथवा उसके बाद 1 माह से अधिक असाधारण अवकाश का उपयोग करने पर संपूर्ण असाधारण अवकाश की अवधि से परीक्षाधीन अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। अर्थात एक मेमोरेंडम है वो आया था कि 8/8/2019 अथवा उसके बाद में जो जितने भी कर्मचारी हैं अगर वो प्रोबेशन में हैं और 1 माह से अधिक का असाधारण अवकाश का उपभोग करते हैं, अर्थात असाधारण अवकाश का मतलब हो गया अवैतनिक अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, विदाउट पे लीव जिनको बोलते हैं आप WPL, तो ये सारी अवकाश हो गई। तो उनका अगर 1 महीने से ज़्यादा होता है तो उसका परीक्षा दिन है वो 1 महीने जितनी ज़्यादा वो पूरी अवधि है उस पूरी अवधि का ही बढ़ाया जाएगा। इसके बारे में मैं कुछ उदाहरण लेके आपको समझाऊँ तो आप देख पा रहे होंगे, प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश लेने से प्रोबेशन आगे बढ़ने बाबत आवश्यक जानकारी। मान लो ये जो पहले जो प्रावधान है वो थे कि 11/6/2014 से पहले 90 दिन अवैतनिक अवकाश ले सकते थे, प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता था। अभी भी काफ़ी सारे कर्मचारी हैं जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो अभी भी कहते हैं कि हाँ प्रोबेशन में 90 दिन से अधिक का अवकाश लेते हैं अवैतनिक, तभी आपका प्रोबेशन आगे बढ़ता है, नहीं अन्यथा नहीं बढ़ता। जी दोस्तों बिल्कुल ये गलत है कि ये नियम केवल और केवल 11/6/2014 से पहले तक ही था। अब है जो नियम बदलाव हो गए, अब क्या नियम हो गए वो है मैं बात करता हूँ। अब 11/6/2014 और इससे आगे 7/8/2019 तक 1 माह से अधिक अवैतनिक अवकाश रहने पर 1 माह से जितना ज़्यादा उतना प्रोबेशन आगे बढ़ेगा। फिर बाद में है एक दूसरा नियम है जो लागू हुआ, उसमें हुआ कि अगर आप मान लो 32 दिन, 33 दिन, 34 दिन, 35 दिन अगर अवकाश पर रहते हो तो आप जो 1 महीना है, 1 महीने को छोड़कर जो आगे 1 महीने ज़्यादा दिन है वो है जो प्रोबेशन में आगे वो उतना ही दिन का प्रोबेशन बढ़ेगा। यानी कि उदाहरण के रूप में समझाऊँ आपको, इस अवधि में प्रोबेशन वाली अवधि के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, 32 दिन अवैतनिक अवकाश पर रहने पर 3 दिन प्रोबेशन आगे बढ़ता है, 2 दिन का प्रोबेशन अवकाश है जो यहाँ पे आगे बढ़ेगा। अर्थात अगर 32 दिन का रहते हो, मतलब इस नियम के अनुसार ये वाली बात होती है यहाँ पे, अगर 30 दिन से ऊपर कितने दिन हुए, 2 दिन हुए, तो 2 दिन का प्रोबेशन है आगे बढ़ेगा। तो अब वर्तमान में जो प्रचलन में जो नियम है उसके बारे में आपकी चर्चा कर लेता हूँ। 8/8/2019 से 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन में कुल जितना अवैतनिक अवकाश लिया है उतना ही पूर्ण अवधि के लिए प्रोबेशन बढ़ेगा। बिल्कुल ये इसका अर्थ ये हुआ, उदाहरण के रूप में समझाऊँ मैं आपको, 8/8/2019 के बाद में प्रोबेशन अवधि में अगर 32 दिन का अवैतनिक अवकाश लिया है तो प्रोबेशन आपका 32 दिन के लिए आगे बढ़ेगा। अर्थात पहले वाले नियम के आधार पर नहीं है कि आपको 2 दिन के लिए बढ़ेगा, अब है जो पूरा 32 दिन जितनी आपकी अवैतनिक अवधि है, जिस अवधि को आपने लिया है वो पूरा प्रोबेशन है जो आपका बढ़ेगा। और यही नियम है जो अब प्रचलन में है। अर्थात वर्तमान नियमानुसार प्रोबेशन में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर 30 दिन से ज़्यादा होता है तो आपका प्रोबेशन है जो संपूर्ण अवधि के लिए आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पे मैं प्रोबेशन के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। प्रोबेशन में कटौतियाँ कौन कौन सी होती है, तो उसमें भी RSR में इसका भी है जो प्रावधान दिया हुआ है। संशोधित वेतनमान 2008 के परिशिष्ट
4 के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 3 के अनुसार एक प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में देय निश्चित मासिक पारिश्रमिक की राशि से राजकीय बीमा योजना और सामान्य भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कोई कटौती नहीं की जाएगी। अर्थात आपकी ना तो कोई स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम कटेगा और ना ही केवल और केवल पहले जो एनपीएस है वो करता था 10%, लेकिन उसके बाद में गहलोत सरकार ने उसमें बदलाव किए और यहाँ पे ओपीएस लागू होने के बाद में जो जीपीएफ है उसके आदेश है प्रोबेशन कार्मिकों के कर दिए गए हैं। और अगर प्रोबेशन कार्मिकों के जीपीएफ कटौती किस आधार पर होंगी, इसका वीडियो अगर आपको देखना हो तो आपको आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो ये हो गई यहाँ तक कटौतियों की बात। अब दोस्तों, अब काफ़ी लोगों के हैं जो आशा करता हूँ जो ये मैंने जितनी भी जानकारी बताई उसके बारे में सारे डाउट है जो क्लियर हो गए होंगे। और छुट्टियों के बारे में आपको बता दूँ, यहाँ पे प्रोबेशन में अगर कोई कार्मिक है, केवल और केवल मैं यहाँ पे मंत्रालय कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, अगर कोई प्रोबेशन में कार्मिक है तो उनको सीसीएल है, सीसीएल अर्थात कंपेंसेटिव लीव अर्थात क्षतिपूर्ति अवकाश, सीसीएल का चाइल्ड केयर लीव से भी है जो समझते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे मैं कंपेंसेटिव लीव बोल रहा हूँ, अर्थात क्षतिपूर्ति अवकाश है जो मिलती है अगर उनके अवकाश के दिन विभाग द्वारा कोई आदेश निकाल के उनको अगर विद्यालय में बुलाया जाता है या अपने ऑफिस में बुलाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है अतिरिक्त, तो उनको उस दिन के बदले एक क्षतिपूर्ति के रूप में उस दिन के बदले अतिरिक्त किसी दूसरे दिन है जो अवकाश मिल जाता है। जैसे मान लो सैटरडे को छुट्टी रहती है और सैटरडे को कोई ऑफिशियली वर्क हुआ और मुझे स्कूल विद्यालय में आना पड़ा या फिर मुझे अपने ऑफिस में आना पड़ा, तो उस दिन के बदले में है जो क्षतिपूर्ति अवकाश है वो ले सकता हूँ। तो ये क्षतिपूर्ति के अवकाश भी हैं जो अलग अलग विभागों में प्रचलित है, अलग अलग विभागों के नियम है जो। और यहाँ पे मैं बताऊँ प्रोबेशन में काफ़ी सारे कार्यालय अध्यक्ष है, कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वो मना करते हैं कि सीसीएल है जो दे नहीं होगी। तो दोस्तों आपका सीसीएल है जो दे होती है, आरएसआर में इसका नियम है जो प्रावधान दिया हुआ है।